अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। क्यों बेकार की बातों से टाइम ज़ाया करिए और भी साढ़े काम ने कार्य। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इतने शोज हो गए अब तो कह दें जहरा को बहना। बहना हमशीरा, ये तो हमेशा हमशीरा ही कहते हैं। हमशीरा आपने कभी नहीं कहा। मैंने हम टीवी को लहदा रखा, शीरे को लहदा रखा। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और तुम उन इल्ज़ामात को सच्चा साबित करते हो और तुम कहते हो कि लोग तो बातें करते रहेंगे। बात अब कैच की। अच्छा, लोग तो कहते रहेंगे अली भाई आपने घबराना नहीं है, और तुम कहते हो कि नहीं बस घबराना नहीं। लोग एलिगेशन और इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? लोग तो जी इल्जाम लगाते ही रहते हैं जब आपकी तरफ कोई उंगली करता तो बाकी तीन उंगलियां उसको खुद क्यों हो रही हो? कि अपनी तरफ। लोगों का काम है इल्जाम लगाना। आपने आखिरी दफा खाकसार तहरीक चली थी उसमें जो हिस्सा लिया था, इल्जाम उससे कब लगाया था? नहीं मैं तो सवाल मौलाना मशरिकी साहब की वैसे वो इल्जाम नहीं था, सच था। इलामा मशरिकी साहब की तहरीक में क्या हुआ था? उनकी तहरीक थी खाकसार। वही मैं उसी पे आ रहा था। इलामा खाकसार की तहरीक जो चली, खाकसार तहरीक जो चली थी, तो लोग इल्जाम क्यों लगाते हैं शहजाद? ये नहीं पता क्यों लगाते हैं, लेकिन लोग गलती करते हैं। जब कोई इल्जाम लगाता है वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर बात बोलना चाहिए मैं ऐसा नहीं हूँ, तू ऐसा है। ठीक हो गया, लेकिन बाज लोग ऐसे भी जो 10-12 साल के बाद उनको याद आता है कि ओ इधर से इल्जाम ला देना चाहिए था, हूँ ठीक है। उसी की वजह से आप डरे में। नहीं, समझ देर से आता है, कहीं पुराना कोई समझ देर से आता है। जैसे डॉक्टर साहब के जोक हमें जो वो खाके में पढ़ते हैं, हम अगले घंटे में हंस रहे होते हैं, वो डॉक्टर साहब तो ये क्या केस है? कुछ जख्म ऐसे होते हैं हाँ। कि खुद भी अपने आप को रियलाइज करने में कि वो जख्म है 10-15 साल लग जाते हैं। जख्म की जमा क्या होती है? हमारी जो सोसाइटी है, एक मिनट यार, वो बोल रही है। हाँ, हमारी जो सोसाइटी है और कल्चर जो हमारा ऐसा है, तो उसका हमारा कुछ बिहेवियर ऐसा हो गया है कि हम बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं लोगों के बारे में, और विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट हम कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। कभी कोई इंसान हमें पसंद नहीं होता, वो भी ठीक है। कभी हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अपनी बात छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं, कभी गुस्से में। नहीं ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया शहजाद। बिल्कुल फैक्ट फाइंड करना चाहिए। मैंने तुम्हें माफ किया शहजाद। डोंट बी फुट फेटिश। देखिए, आपको तस्दीक करनी चाहिए, इंसान से बात करना चाहिए। 15 लोगों ने मुझे आके बताया कि ब्यूटी पार्लर जहरा जाती है, पैसे नहीं देती। मैंने आज तक यकीन नहीं किया। हालांकि सोलवी ने भी। वैसे ऐसे कौन से पार्लर हैं, कौन से सैलून हैं जहाँ पर आपको बगैर पैसों के आने देते हैं? वो मैंने सीसीटीवी वीडियो देखी, आप मेकअप करवा के भाग गई थी। बट ये यकीन नहीं करना चाहिए। पहले पैसे लेते हैं, आपकी रिसीट बनाते हैं, उसके बाद आपको मेरी भी रेपुटेशन ऐसी है, लोग कहते हैं पहले पैसे दो। नहीं, अगर आप अच्छे बड़े सैलून या अच्छी जगहों पे जाएंगे तो वो आपको पहले आपसे पैसे लेंगे, सर्विसेज बाद में प्रोवाइड करते हैं। तुम भी ऐसे करती हो? नहीं, मुझे पहले सर्विसेज दी जाती है, उसके बाद पैसे लिए। अच्छा सॉरी साहब। आपको अच्छा सैलून, आप पे भरोसा नहीं, हमारी ज़बान ही काफ़ी है कुछ कहने के लिए। तो इस गुफ्तगू पे, इस मुद्दे पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए हम साहिब इल्म जो कि जहानत का मंबा हैं उनको तकलीफ देंगे कि वो आए और बताएं कि बॉलर अपने रनअप पर इंट्रोडक्शन होने वाला है कि पाकिस्तान के पेविलियन एंड से कि पाकिस्तान के ब्यूटी पार्लर्स में होने वाले मजालिम से इस गुफ्तगू का कोई ताल्लुक नहीं है। एलिगेशंस पे बात करने के लिए डॉक्टर यूनुस भट्ट, पास मीडियम पेविलियन एंड से। आज डॉक्टर साहब ने दौड़ पूरी की है। जबरदस्त है भाई। मैंने कहा कि जो है आखिरी शो है, आखिरी शो है। ओए होए, क्यों डॉक्टर साहब तुसी माइग्रेट कर इस स्पेल का। डॉक्टर साहब इससे पहले क्या एलिगेशन? वो आज के शो के बाद एक्सीडेंट है ना। डॉक्टर साहब इल्जाम तराशी हाँ, क्यों की जाती है? देखिए, हम जितना भी कमज़ोर आदमी होता है ना, वो क्या करता है, वो दूसरे का मुकाबला नहीं करता, उसकी क्वालिटीज़ को फेस नहीं करता और ख़ुद को उससे बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करता, वो उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाने लगता। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो बुरी बात है, वो ये होता है कि सोशल मीडिया पे हम कोई किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दे तो हम घर में बैठे हुए लोग, वो इतने मासूम लोग हैं हम कि हम फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं ये सच ये होगा। वाकई ऐसा है। लेकिन चलें, आज खाका किसका है? आज खाका है शाहिद अफरीदी का। वाह भाई, मेरा और आज मुस्तफा भाई का ट्वीट आने वाला है डॉक्टर साहब के अगेंस्ट। मेरा और मुस्तफा का लाला आपने ख्याल रखना है। लाला वो पाकिस्तान का लाला है। हाय हाय। हमारा भी लाला है। अल्लाह ने
अल्लाह ने उसको इज्जत जो है ना डॉक्टर साहब, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उसको और दे। मैं एक छोटा सा वाक़या आपकी इजाज़त से, मैं उसके साथ दुबई ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने आगे मैनचेस्टर जाना था, तो हम उसने कहा जिद करके लाले साथ बैठ गए जहाज़ में। खैर हमने जो भी कपड़े लगाए, जब हम उतरने कहते हैं आखिर में उतरेंगे, जब व्हील चेयर वालों से पहले सब चले गए। अब हम निकले, जब अभी गूस बम्स आ रहे हैं बाहर, एक ना बांग्लादेशी, वो ऐसे वो लिफ्ट से, वो नहीं जो व्हील चेयर्स लेके खड़े होते हैं, वो खड़ा था। लाला आया, वो सजदे में गिर गया, नाउज़ुबिल्लाह। लाले ने उठाया, थप्पड़ मारा, गले लगा, कहता है क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे उसके हाथ ऐसे ऐसे आगे। इंडियन बाय द टाइम वो आपको देख के तो नहीं डरा था, गिर गया ऑर्डर। मुझे देख के नहीं, वो शायद के साथ था, मैं तो पीछे था। वैसे उसके बाद जब हम बाय द टाइम वी रीच्ड ट्रांसफर डेस्क, मैंने तो बाहर जाना था दुबई में, कौन सा गोरा काला अरबी हिंदू पाकिस्तानी श्रीलंका, ऐसे लगता था जैसे कोई मतलब यार सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे मौला तेरी रीसा, व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ। वाह 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 वाह। आए शाहिद आफरीदी ऐसा क्रिकेटर है जो एक बाल पर चाहे तो 2 छक्के मार सकता है। यही नहीं, वो आपसे मनवा भी लेगा कि उसने 2 छक्के मारे। कमाई के लिए शाहिद अफरीदी ने प्रॉपर्टीज और सर के बाल रेंट पे दे रखे। शैम्पूज के इतने ऐड किए हैं कि अब तो घर में भी तब तक बाल नहीं धोते जब तक किसी कंपनी ने स्पॉन्सर ना किया हो। टीवी पर जब वो मुसलसल छक्के लगाता है और आउट नहीं होता तो लोगों को पता चल जाता है मैच नहीं चल रहा, शाहिद अफरीदी का ऐड चल रहा है। वो साल में इतने इश्तिहार करता है कि उसे आप इश्तिहारी खिलाड़ी कह सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने अपना सलवार कमीज़ का ब्रांड भी बनाकर बेचना शुरू किया है। सुना है इस ब्रांड की सलवार को आप नाड़े की जगह पिन कोड डालकर भी पहन सकते हैं। इसके नाड़ों का मुकाबला मौलाना तारक जमील के नाड़ों से नहीं किया जा सकता। मौलाना के ब्रांड के नाड़े खरीदने पर सवाब तो मिलता ही है, रात 70 सूरें भी मिलती हैं। शाहिद आफरीदी खैबर एजेंसी में पैदा हुए, इस हिसाब से उन्हें एजेंसी का आदमी कह सकते हैं। वो पहली दफ़ा 1975 में अपनी किताब गेम चेंजर में पैदा हुए और उसके 2 साल बाद 1977 में घर में पैदा हुए। लेट पैदा होने का ये फ़ायदा होता है, आप सरकारी नौकरी से जल्दी रिटायर्ड नहीं होते। पाकिस्तान में उन्हें बूम बूम आफरीदी कहते हैं तो वो खुश होते हैं। जिस दिन वो थाईलैंड से चक्कर लगा आए और फिर किसी ने बूम बूम आफरीदी कह दिया तो उन्होंने सर फाड़ दिया। डॉक्टर तनु किस तरह पता? ऐसे ही जैसे अमेरिका में किसी को बट कहकर बुलाओ तो बदतमीजी पर उतर आता है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जहाँ से गुजरें वहाँ के फ़ैन क्या सीलिंग फ़ैन तक उनको फॉलो करने लगे। किसी मैच की कमर्शियल कामयाबी के लिए शाहिद अफरीदी का उसमें होना इतना ही ज़रूरी है जितना महकमा मनसूबाबंदी की कामयाबी के लिए वक्फा ज़रूरी है। इतने तेज़ बल्लेबाज के बाल अभी बॉलर के हाथ में ही होता है, ये उसे छक्का मार चुके होते हैं। वाह 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 वाह। और इतने जल्दबाज कि कई बार इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं कि बॉलर को कहना पड़ता है कि मुझे गेंद तो फेंक लेने दें। शाहिद अफरीदी कभी कभी गेंद को भी चक मार लेते हैं, उसे बाल टेम्परिंग नहीं बूक कहते हैं। वैसे भी जो गुस्सा खा सकता है वो कुछ भी खा सकता है। वाह 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 वाह। उसकी बॉलिंग और बातें ऐसी होती हैं कि किसी वक्त भी दोनों स्पिन कर सकती हैं और आप आउट। उनकी मशहूर कारकर्दगी में 37 गेंदों पर 100 रन बनाना, 12 रन के इव्स 7 विकेटें लेना, इश्तिहारों में सेंचुरी के बाद भी नॉट आउट रहना शामिल। शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर ऐसे हैं, इनको पीएम की पोस्ट मिले तो मिले, क्योंकि किसी छोटी पोस्ट के लिए ये क्वालिफाई ही नहीं करता। हाय हाय। शाहिद अफरीदी सोशल वर्क के लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं जहां और कोई नहीं जा सकता सिवाय उनके कैमरामैन और मसल्ले के। लाला जब तक अपनी चैरिटी की तस्वीर ना बना ले उसको खुद यकीन नहीं आता कि मैंने चैरिटी की है। शाहिद अफरीदी कहते हैं
मेरा यकीन सिर्फ एक किस्म की सियासत पर है और वो है अवाम और पाकिस्तान की खिदमत करना। खबरदार हो जाएं, क्योंकि ये सियासत की वही किस्म है जिस पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े, अच्छे बुरे, नए पुराने सियासतदान इलेक्शन से पहले यकीन रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने लाले का जिक्र करके ना मेमोरी लेन को वहाँ झंझोड़ा है। आज शायद अफरीदी का खाका था तो डॉक्टर साहब ने भी फ्रंट फुट पे सिर्फ छक्के ही छक्के मारे हैं। डॉक्टर साहब लेकिन गार्ड पहन के गए थे खाका पढ़ने। हेलमेट उनको मिला नहीं, कहा चलो ठीक है। ये भी डॉक्टर साहब ने अपने खाके में बोला था। अफरीदी क्रिकेट वाली बॉल खाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्रिकेट तो नहीं खेली ना? नहीं, मैंने नहीं की। और मुस्तफा, आपने तो खेली है ना? मैंने खेली है। बॉल टेम्परिंग करते थे आप? मैं काफी मैंने की है। और क्रिकेट के दौरान इतने हम्बल अंदाज में कह रहा है काफी मैंने की है। जैसे कोई कमाल मैंने किया। काफी क्रिकेट खेली है भाई। फिर उसके बाद हमारा कंसोल खराब हो गया। लेकिन आज के शो का एंड हम करेंगे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, और उनके नक्शे कदम पे जो चल रहा है, जो आवाम के लिए अच्छा कर रहा है, जो लोगों के लिए बेहतर कर रहा है, जो लोगों में उनकी तकालीफ का अजाला कर रहा है। वो तो एक तरह के बड़े लोग हो गए जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जो लोगों को जब आप शाम को दुखों से थक हार के दिन भर की रूटीन से बैठ के टीवी लगाते हैं मजीद टेंशन देते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ह्यूमर भी देते हैं। तो जो हमारी आज की मेहमान है, अब वो मैं क्या करूं, जब आप इतने करीब से भाभी बहन वाला रिलेशन होता है तो आप सब की तालियों में हमारी बहुत फेवरेट, वो कहते हैं ना कुछ लोग, यू नो द नेशन अटैचेस विद देम, जैसे आप भी हैं डॉक्टर साहब। प्लीज वेलकम फजीला भाभी, फजीला काजी। आदाब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक बताइए। हैं? मैं क्या बताऊं? हम पूछेंगे, बता दीजिएगा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ये हमारे 4 पैनलिस्ट हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका शो देखती हूँ। ये वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, इंटीमेशन है? जो समझ ले। बस ठीक है, वार्निंग है। ओ अच्छा, जो एक व्यू आता है वो आपका है। हाँ, कहीं मैंने जब से कैसर इधर आए थे तब से देखना हाँ, शुरू कर मैं दिया यही मैंने। बोलने वाली थी। ये जब से केसर, आपके जो हस्बैंड है वो आए थे तब से आपने। और इसको आपने पान वाला उनको क्यों भाई? जब से केसर आया है। क्या? केसर कौन है? मैंने केसर तो नहीं, नहीं। उन्होंने बोला है। नाम क्या है? केसर। जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम लोग क्या बस बैठे हुए होते हो कि कुछ मिले और बस किसी की जुबान, कोई स्लिप ऑफ टंग वो पकड़ ले, कोई गलत किसी के मुंह से निकल जाए पकड़ ले? ये पाकिस्तानी अवाम का मसला है। नहीं, ये सिर्फ हमारा है। मतलब पाकिस्तानी अवाम जो है, ज्यादातर लोग उसमें वो मक्खियां हैं जो जाके ना उन्होंने बस किसी गंदी जगह पे बैठना होता है। मक्खी? मतलब आम मक्खियां हैं, शहद की मक्खी क्यों नहीं बनते हम? आम मक्खियां हैं। मैंने कोशिश की थी, साकिब में सारे ने छापा मार दिया। शहद ही नहीं दे रहे। तुम शहद बन गए ना, हम मक्खी की बात कर रहे तो हैं। शहद की मक्खी चाह रही है। वैसे अभी पिछले दिनों वहाँ पे पंजाब की किसी जगह पे बारात जा रही थी, किसी बच्चे ने छत्ते पे पत्थर मार दिया। अच्छा, के बाद जो वीडियो आई है उसकी, सारी बारात इधर उधर हुई है, कोई लेकर वैसे अब मक्खियों ने अटैक कर दिया था। तो वो मक्खियां भी इतनी अच्छी नहीं होती। आप सबसे पूछ रहा हूँ, आपको कभी शहद की मक्खी, जिसको डेंगू कहते हैं पंजाब में, कभी काटे? हाँ, नहीं ऐसे काम ही नहीं किए। मुझे नहीं, काटा। ये जो उन्होंने बात की है, भाई वो मारता कोई और है पत्थर, काटती आपको है, और फिर ऐसा लीथल किस्म का उस पे। अच्छा नहीं, मेरा मकसद कुछ और था। मेरा मकसद ये था कि आम मक्खी जो है वो गंदगी भी बैठती है, शहद की मक्खी फूलों पे बैठती है, फूलों का रस निकालती है, तो हम शहद की मक्खी क्यों नहीं बनते? मैंने उस अभी वो कॉन्टेक्स्ट में शहद- बात की। वो शहद का मक्खा ही है। एक मक्खी जो है वो बीमारियां देती है, एक मक्खी सेहत देती है। शिफा देती है, बिल्कुल। बात बड़ी। हालांकि जो दूसरी वाली, अच्छा बस छोड़ दो अब, आगे खामखा उसको ज्यादा लंबा मत हालांकि खींचो, जो बात एक नहीं हो पाएगा। एक जो है वो शिफा देती है, और जो दूसरी जो बीमार कर रही है वो हाथ भी इतने साफ करती है। गौर करें ना, हालांकि वो साफ कर रही है हाथ। आप कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुक्र है तुम हंसी तो सही। वो कुछ कह रही थी। उस दिन तो तुम्हारी आंखों में दुख था, आंसू थे। ठीक हो ना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक हूँ। डॉक्टर साहब जरा वो हो जाए ना रैपिड फायर राउंड। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जी जी। कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसकी डिक्शनरी तो उसमें इम्पॉसिबल का लफ्ज़ नहीं था, आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज़ नहीं है? मजे की बात बताऊं, मेरी डिक्शनरी में भी इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं है। मुझे सुनना भी बुरा लगता है। अगर कोई मुझे कहे ना कि ये काम नहीं हो सकता, तो मैं कहती हूँ तुम मर जाओ दुनिया से।
मतलब भाभी दूसरों की डिक्शनरी भी ठीक कर इन्होंने रही है। अगर आप इनका मोबाइल चेक करें ना कैसर भाई के नाम की जगह इम्पॉसिबल लिखा हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है हर काम हो सकता है, कोई तरीका होता है उसका। अब देखें इनके बाल बनाने का भी कोई ना कोई तरीका है। Impossible। कभी ये ऊपर जूड़ा बना लेते, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे बताया, मैं सारी चोटियां भी बना दूंगी। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आ जाए बाल पहाड़ के नीचे। नहीं, अच्छा मजे के बाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसर भाई को बड़े बड़े ऐप छुप जाते हैं इन बालों से। कहते हैं दिल मत तोड़ो, ये तो एक ही होता है। हड्डियां तोड़ो 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े या हड्डियां? गिनती नहीं है मेरे पास। हाय हाय। अब आप सोचते रहे कि दिल आगे चला। कैसर भाई ऑपरेशन करवाते रहते हैं। नहीं, कैसर की नहीं। अच्छा। नहीं, उनसे तो मोहब्बत है मुझे। बाकी ये कि कोई मुझे लिख रहा होता है, सॉरी वो आज ही मैं कैसर को बता रही थी, किसी ने कमेंट लिखा था कि पता नहीं हम इन पे फिदा हैं और ये कैसर पे फिदा हैं। तो कैसर कहते हैं अच्छा फिर तुम जवाब दे दो। मैंने कहा नहीं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बस मैं तुम पे ही फिदा हूँ। वाह वाह। तो और वो उसके बाद वो आ गई थी आज 2 फिदाई गिरफ्तार, वो जो साइड से। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं। जी, हर औरत के पीछे 2 मर्द होते हैं। आपके पीछे कितने हैं? हर कामयाब खातून के पीछे 2 मर्द होते हैं। मेरे पीछे तो एक्चुअली 6 मर्द हैं। एक मेरे बाबा, 2 मेरे भाई, 2 मेरे बेटे, एक मेरा मियाँ। वाह 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 माशाल्लाह। जबरदस्त। पंगा लेके दिखाओ। आपकी कौन सी ऐसी चीज है? हड्डियां हमारी टूटेंगी उसके बाद। नहीं, वो उसके लिए तो मैं खुद काफी हूँ। उन्हें सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा हुआ है कि तोड़ के आऊं तो बचा लेना। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? कैसर भाई की जीपे। नहीं, मुझे तो कुछ अब जीप का शौक हो। मुझे लगता है कुछ मेरे बचपन की गुड़ियां हैं जो मैंने रखी हैं, उनको मैं फेंकना नहीं चाहती, मगर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अभी 2 गुड़ियां बाकी हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई हैं। और मेरे दोनों बच्चों के जो पहली दफा जो उन्होंने कपड़े पहने थे, कुछ वो कपड़े मैंने रखे हुए, तो वो तो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं फेंकी कीप देम फॉर योर ग्रैंडचिल्ड्रन। माशाल्लाह। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? मैं इस मामले में थोड़ी बदतमीज़ हूँ। मैं झूठा किसी को कभी भी वो नहीं कहती, हाँ, लेकिन दिल रखने को मैं कहती हूँ हाँ अच्छी लग रही हो। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं उसको बता सकती हूँ कि यार तुम ये चीज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छी लगोगी, तो मैं बताती ज़रूर हूँ। मैं वो नहीं करती फेसबुक पे, नहीं झूठा गंदी काली तस्वीरें हो, हमारी लाइटिंग बुरी हो, मेरी भी शक्ल कोई उसमें अजीब लग रही हो तो लिखेंगे वेरी नाइस, गॉर्जियस, प्रिटी, ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे लोग तो जाएंगे रोज़ एक्सपोज। मुझे लगता है ज्यादा भी इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? हैं? मैं कैसी लग रही हूँ? गॉर्जियस, प्रिटी। लगता है नींद पूरी हुई है। आज तो पिंपल भी नहीं नजर आ रहे, हल्के भी नहीं नजर आ रहे। बताएं ना फजीला जी, मैं कैसी लग रही हूँ? देखें इस वक्त ना मैं किसी और जोन में हूँ, तो मैं बाद में बताती हूँ। मतलब अभी मैं सच बोलने की जोन में हूँ ना, लेकिन मैंने तो बोला कि तुमने मेकअप नहीं किया। हाँ, नहीं, मैंने बिल्कुल। तो तुम बगैर मेकअप के अच्छी लग रही हो, बगैर मेकअप के अच्छा लगना जरा मुश्किल काम होता है। थैंक यू जी। और ये जो हमारा ये मानसेरा का बदमानस हमने बुलाया हुआ है। ये जो साइड पोज दिए देखें। इसकी मुझे माँ एक बंदे ने कहा था यूं किया करो। ये कितना प्यारा होगा अपनी माँ को। हाय स्वीट। हाँ, तो फिर कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, एग्री? नहीं, बिल्कुल होता है, मर्द भी इंसान ही होता है। कैसर भाई बता के तो गए थे यार। नहीं, मैं मैं कंफर्म डिस्क्रिमिनेशन। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सब चीजें मर्द औरत के लिए बराबर ही होती है, ह्यूमंस हैं। मर्द की कौन सी एक खूबी आपको पसंद है? खूबी अब देखिए, मर्द कौन, अगर आप जनरल कोई भी इन जनरल बात मर्द करें, में ये एक खूबी क्या होनी चाहिए? अच्छा होनी चाहिए तो पता नहीं, लेकिन जो होती है, जो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होती है कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है अपनी फैमिली के लिए। अब मुझे पता है आगे से जवाब आएगा कि मर्द का दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन अदरवाइज ये एक अल्लाह ताला ने मर्द को क्वालिटी दी है कि वो अपनी घर वालों के लिए कमाता भी है और उन पर खर्च भी करता है। औरत में ये क्वालिटी नहीं होती। मैं अपना पैसा अपने पास रखती हूँ और अपने मियाँ का पैसा भी अपने पास रखती हूँ। लोग बहुत सारे काम रोजी रोटी के लिए करते हैं। मोइन भाई ने जब रोजी के लिए कुछ किया था तो यू वर अ कंपेनियन एंड देन बोथ ऑफ यू मेड हिस्ट्री। टेल अस समथिंग यूनिक अबाउट दैट एक्सपीरियंस। यूनिक वाज दैट के ऑब्वियसली आई वाज वेरी जूनियर एट दैट टाइम, और मोइन अख्तर साहब के साथ काम करना एज हीरोइन
और रोमांस करना, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे इतनी शर्म आ रही वो होती ड्रीम थी। कम ट्रू नहीं था? नहीं, उस वक्त तो मुझे एहसास ही नहीं था, क्योंकि मैं तो स्ट्रेस में थी और वो बड़े इजी आराम से। लेकिन उनकी एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कभी भी अपने साथ वाले काम करने वालों को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, या मैं कोई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़े एक्टर थे, माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। इतने आराम से हम उनके साथ काम करते थे। तो ये वाली चीज़ जो थी, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत फन किया उसमें हमने। तो और हमीद वाइन साहब, वाह वाह, ऑल द लेजेंड्स बहुत बहुत। बल्कि अब कभी कभी यकीन करें, मैं कुछ पुराने ड्रामे निकाल के देखती हूँ, इतने सारे मरहूमीन हैं, फिर मैं बंद कर देती हूँ। मैंने कहा अभी फिलहाल मैं जिंदा हूँ। अभी मेरा एक ड्रामा चल रहा था बर्गर फैमिली टीवी फ्लिक्स पे, उसमें जब मैंने गिनना शुरू किए तो काफ़ी मरहूमीन की तादाद थी। फिर मैंने कैसर से कहा अभी इसको बंद कर दो, कुछ टेंशन हो रही है देख के। लेकिन आपने इतने सारे लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ है, क्या इनमें सारों में क्या क्वालिटी सेम होती थी? Why were they larger than life? यार वो वही थे जो थे, मतलब ओरिजिनल थे। उन्होंने कोई ऊपर अपने वो नहीं किया हुआ था। हाँ, मतलब नकली नहीं बने हुए थे। आई एम सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती, आजकल ऐसा हो गया है, लेकिन आजकल हम लोग ना अपनी जो असली शक्लें हैं, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली, हम हर चीज़ को छुपाते हैं, उस पर कवर चढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। तो मुझे लगता है हमें वही रहना चाहिए जो हम हैं। दुनिया को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें कुछ नकली चीज़ें नहीं करना चाहिए। हम प्रोसीजर्स करा लेते हैं, हम और डिफरेंट चीज़ें करा लेते हैं, मगर अगर आप अपने आप को खुद अच्छे लगते हैं, जिस दिन आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट करेंगे कि मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, एंड दिस इज़ द वे आई एम, तो एक सब्जेक्ट आप खुश रहेंगे। जिस पे आपके बारे में बात की जाती है सोशल मीडिया पे, इतनी ज़्यादा प्रेजेंस एक्टिव नहीं है। आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि लोग सेट पे भी होते हैं, एंड आई एम श्योर यू आर प्रिवी टू दिस, वो ज़्यादा टाइम फ़ोन पे होता है ना, उनको सीन में इतना कोई इंटरेस्ट होता है। मैंने मतलब बहुत देखा हुआ है और सुना हुआ भी बहुत है। तो जितना इनकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया आ गया हुआ है, तो वो उसका भी तो एक प्रेशर है ना कि मेरी लाइक्स कितनी है, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। उसी पे वो आप लोग अवार्ड्स पे भी शायद इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे भी बुलाने का क्राइटेरिया ये है। एक दो दफ़ा चली जाती हूँ, उसके बाद दुख होता है कि क्यों गई थी, क्यों आई थी मैं यहाँ, मतलब किसने मुझे कहा था। एक आध दफ़ा चली गई, फिर लगता है कि बड़ी गलती हो गई। काम से ज़्यादा फॉलोअर्स का प्रेशर ज़्यादा है मेरे ख्याल आज। नहीं, मैं तो खैर किसी का प्रेशर जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल तो वही बात है ना भाई, क्या करें। अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी मुश्किल में रहेगी, शॉर्ट लिव्ड रहेगी, है ना। हाँ। प्रेशर और स्ट्रेस ज्यादा होगी। ओहो, ये 4 लाइक्स जो आई थी वो किधर गई, हमारा एक व्यूअर फैन किधर चला गया। नहीं तो लोग खरीदते भी तो है ना। मतलब आप देखो, मैं परेशान रहती हूँ, हैं ये कहाँ से आ गए इतने सारे लोग। हाँ, पेड़ भी होता है। अरे असलम भाई, आपका फिर जिक्र हो रहा, छोटी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा। बिल्कुल राइट बैक। अबे यार, तुम लोग हर शो में मेरा जिक्र ले आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब ने मुझे एक रूहानी इशारा किया है, ज़ीला भाभी को तंग कर, बड़ी मजे की चीजें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, सच हमेशा कड़वा होता है। ऐसा ही है। और कड़वा सच बोलने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। हमारे पास है। हमारे पास कोई एक ऐसी ख्वाहिश या कमी जो आपको लगता है कि इस पूरी जर्नी में कि यार ये बेहतर हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन उसका मौका नहीं मिल रहा, वो क्या? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कोई एक अरमान जो शायद इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कहीं पैगाम पहुंच जाए। नहीं क्यों, मतलब क्या, मुझे लगता है बस जो भी हो रहा है ना, जैसा चल रहा है, अगर आज मैं हूँ, खुश हूँ, मतलब कंटेंट हूँ, तो उसकी वजह शायद वो सारा रास्ता था, उस रास्ते से गुजर के मुझे यहाँ आना था। तो उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इट्स ओके, मैं पीछे तो जा नहीं सकती। पैर आबला पा हुए, कांटे चुभे। नहीं, कोई नहीं कांटे शांटे चुभे। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम द ब्लेस्ड वन। मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ ऐसे प्लेट में रख के मिली। मैं टीवी गई, पहले ऑडिशंस होते थे और मुझे तो सिर्फ 20 लड़कियां बेचारी बैठी हुई ऑडिशन कर रही थी, और मैं जब गई और मुझे बोला हैदर माम रिजवी, उन्होंने मुझे कहा बस बेटे जाइए, आपको बता देंगे बाद में। और शाम को फोन आया, कल शूट है, एंड यू नो, तो मुझे लगता है कि आई एम द ब्लेस्ड वन। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा टेक्निकल सवाल है और इंटेंस सवाल। खालिदा रियासत साहिबा, रूही बानो साहिबा, इन्होंने बड़े इंटेंस कैरेक्टर्स किए हैं। फजीला भाभी ने भी कुछ मिले, है ना, लेकिन कुछ फर्क है। उन्होंने शायद उसको बहुत ज्यादा अपने पे तारीफ कर लिया था और फजीला भाभी उस रास्ते से शायद साइड से होकर निकल गई। क्या फर्क हुआ होगा? असल में रूही बानो और उनका तो उस ज़माने में पीटीवी में हम जाते थे
तो मुझे याद है कि एक दफ़ा वो एक ऐसे जो है रोल कर रही थी जिसमें डिलीवरी हुई है और उसके बाद उसको काम करना है। तो वो शूट के बाद जब वो जा रही थी तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि इनको क्या हुआ, तबीयत ख़राब है इनकी, इनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। शूट ऑफ हो गई है, वो अपने घर जा रही हैं, पीटीवी से निकल के कॉरिडोर से होती हुई दरवाजे तक। मतलब और उसके बाद जो है वो पूरे 8, 10, 15 दिन जो स्पेल चल रहा था, वो जब भी कोई यावर साहब से मिलने आती हैं तो वो जोन में चली गई थी, तो वो उसमें लिव कर रही थी। जब अभी आपने इसी कभी तरह वॉक भी बना ली थी उन्होंने कि हमें लग रहा होता था कि वाकई इनके यहाँ बच्चा पैदा। चलो भाई, ऐसा होता है इतना इंटेंस कैरेक्टर जो आप पे तारी हो जाए, फिर उसको निकलना पड़ता है एफर्ट करके। यार ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं थी। अच्छा होता है। और बाद में मैंने एफर्ट डाली मैंने, क्योंकि मैं मॉडलिंग से आई थी तो मुझे ताना सुनने को मिलता था कि जी मॉडल्स अच्छी एक्टर्स नहीं होती। Yes. उस ज़माने में हमारी 1-2 मॉडल्स थी जो बहुत बुरा काम करती थी। मैं नाम लेके बताता हूँ, एक सुपरस्टार नहीं देखिए, उसको ट्रिब्यूट देना, अनीता अयूब थी, बहुत बड़ी मॉडल थी, लेकिन शी वाज नॉट अ गुड एक्ट्रेस। हाँ, तो वो सारा हम पे प्रेशर तो होता था, तो मैंने बहुत एफर्ट की सीखने के लिए। मुझे जितने भी हमारे सीनियर, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स थे, उन्होंने सबने बहुत सिखाया भी। तो लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ना, मेरा कभी भी मेरी ज़िंदगी की ना प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हैं। मुझे घर बनाने का शौक़ था, मुझे ये था कि यार नहीं, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब मेरा घर, अगर मैंने शादी जल्दी की, मुझे सब कहते थे आपने जल्दी शादी की, तो मुझे लगता था कि अगर आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं मैं बचपन में इतना बूढ़ा कैसे सोचती थी, तो मैं कहती थी अच्छा तो जब मैं 45 साल की हो जाऊंगी और अगर मैंने शादी नहीं की तो मैं अकेली रहूंगी, तो मैं मेंटली कितनी अपसेट होंगी, पता नहीं मैं क्यों ऐसी बातें सोचती थी। तो मुझे लगता है कि वो आई थिंक वो भी एक मेरे पे अल्लाह ताला ने एक अच्छी मेरे दिमाग में चीज़ डाली हुई थी, तो इस वजह से मैं अब आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। लेकिन मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरा घर, यू नो एवरीथिंग इज। कैसर भाई ने कभी कोई ऐसा रोल किया आप देखो और आप हंस पड़े हो, फिर आपका नहीं कैसे वेरी वेल डन। नहीं, हम एक दूसरे के घर पे जाके हम ड्रामों की बातें नहीं करते, हमें जो करना है हम अपना काम करके आ जाते हैं, रात को घर, बच्चे। कैसर भाई आपको गाड़ी पे छोड़ने गए थे, गाड़ी में बिठा के घर ले आई, क्यों, कैसे हुआ? अब ये तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। सेगमेंट पे जाने का इरादा आपने कुछ देर के लिए रोक दिया क्योंकि डॉक्टर साहब को रबे पता चला है कि फजीला भाभी को शायरी से भी शगफ है और अजब शहर की गजब कहानी उन्होंने खुद ही छेड़ दी है। डॉक्टर साहब, शगफ नहीं है, वो शायरी करती हैं। हाँ, और सोशल इश्यूज पे मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि लोग इन पे शायरी करते होंगे, लेकिन ये खुद शायरी करती हैं। तो आप जो है ये एक बहुत जो है एक बड़ा नाजुक सा एक क्रिएटिव फील्ड है, तो ये कैसे शायरी शुरू की? अच्छा, अब आपके सामने मैं शायरी तो खैर क्या पढ़ूंगी, लेकिन मतलब आज़ाद नज़में लिखती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी आप जो महसूस करते हैं, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो समहाउ इस तरह से मैंने छोटी छोटी कुछ आज़ाद नज़में लिखना शुरू की। हम सुनना चाहेंगे। एक मैंने लिखी थी, मुझे एक दिन बड़ा मेरा दिल दुखा हालात को देखते हुए, तो मैंने लिखा, इंसाफ के ठेकेदारों, इंसाफ के ठेकेदारों, अदल के तराजू के खरीदारों, अदल के तराजू के खरीदारों, अल्लाह के नाम के साथ हल्फ उठाने वालों, खूब जान लो और समझ लो कि तुम भी हो जवाब दे, तुम्हारा भी होगा एहतसाब, मौत तुम्हारी भी है बरहक और यौम क़यामत तुम्हारा भी होगा हिसाब। तो फिर किस बात का ज़ोम है तुम्हें, तो फिर किस बात का ज़ोम है तुम्हें, क्यों गर्दनें अकड़ाए और सीने फुलाए फिरते हो। झांको ज़रा तारीख़ के पन्नों में, झांको ज़रा तारीख़ के पन्नों में, आली शान सल्तनतों की तबाही देती है ये गवाही। आली शान सल्तनतों की तबाही देती है ये गवाही कि जब जब अदल का सौदा हुआ और इंसाफ की धज्जियां बिखेरी गईं, तब तब जुल्फ़कार के वार हुए। वाह वाह वाह। तनी गर्दनें उड़ाई गईं और फूले सीने चाक हुए। सुधर जाओ अब भी कि शायद कुछ वक्त बाकी हो, सुधर जाओ अब भी कि शायद कुछ वक्त। वाह वाह। आप कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक स्टे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद हैं मोहतरमा फजीला काजी साहिबा। आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। ओथ लीजिए, डराई नहीं हम। मैं वैसे ही सच बोलती हूँ, इतना सच बोलती हूँ कि बस। आप पर इल्जाम ये है कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी मगर ना बन सकी, लेकिन इलाज ठीक ठाक कर लेती। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पूरे खानदान में सब डॉक्टर हैं, मेरी सारी दोस्तें डॉक्टर हैं, लेकिन मैं एक्टर बन गई तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा काम है। और इलाज तो जब अपने बच्चों के साथ आप शुरू होते हैं तो बस फिर हकीम। बाकी हाँ, बाकियों का इलाज मैं काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ। अगर ज्यादा बात की तो आपको भी मतलब हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अभी मजीद जरूरत है। आप पर इल्जाम है अपने घर का काम प्यारे हस्बैंड से करवाती हैं। कोविड में हर हस्बैंड ने घर का काम किया, इसमें ऐसी क्या मतलब ये कौन सा इल्जाम है? और मैं आपको फिर वार्निंग दे दूं, दोबारा आप कैसर भाई नहीं आएंगे, आप देख लीजिए। आप देखने में बड़ी नर्म और नाजुक लगती है मगर हैं खातून आहन, क्या ये दुरुस्त है? ऐसे ही है वो खैर, बल्कि मैं देखने में भी काफी खातून आहन ही लगती हूँ। अवाम का इल्जाम है कि जब आप ऑयल, शरबत, शैम्पू और डेंटल क्रीम का ऐड करती थी तो वो आपकी वजह से उन्हें बिला वजह खरीद लेते थे, आपकी वजह से उनका खर्चा बढ़ता था। तो ये तो अच्छी बात है, तभी तो मुझे और ज्यादा कमर्शियल मिलते थे। आप पर इल्जाम है कि आप किसी को जबान दे दें तो फिर किसी की भी नहीं सुनती, अपनी भी नहीं सुनती। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी से कोई कमिटमेंट करूँ तो उसे पूरा करूँ। आप पर इल्जाम है कि आप बुनियादी तौर पर बागी हैं, मसले ढूंढती हैं जिस पर आवाज उठा सके। हाँ, मैं बागी हूँ और मैं इस पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। और आवाज उठा सके, अब ये भी नहीं कहती कि आ बैल मुझे मार, बट समटाइम्स मैं इमोशनली बहुत ज्यादा किसी भी चीज से अगर हर्ट हो जाती हूँ तो फिर मैं उस पर बात जरूर करती हूँ। अहमद शाह मुल्क में सकाफत और अदब फैला रहे हैं। वो अपने सूट केस में सकाफत और अदब भरकर ले जाते हैं और जिस सूबे और शहर में दिल करे जाकर फैला देते हैं। आप पर इल्जाम है कि आप उन्हें इस काम से रोकना चाहती हैं। अच्छा, फिर अब मैं इसका जरा थोड़ा सा एक मुफस्सिल जवाब ऐसे दे देती हूँ कि देखिए, मुझे उनके अदब फैलाने से कोई एतराज़ नहीं है, वो अदब फैलाएं या रायता फैलाएं, जो भी फैलाएं। मुझे एतराज़ इस बात से है कि जो वो बात कह रहे हैं अगर वो उस पर अमल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मगर अब जब आप कह रहे हैं कि जी हम सिंध का कल्चर दिखाने जा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि फिर आप दिखा दें ना सिंध का कल्चर, और बहुत सारे लोगों को चांस भी दें जो एक्चुअली उस कल्चर के क्या कहते हैं, दाई हैं, नहीं, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको मौका दीजिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हर शहर का अपना आर्ट्स काउंसिल है जो उनके लोगों को मौका देता है, तो फिर हमें भी हमारे लोगों को मौका देना चाहिए। तो अपने लोगों को लेके जाएं, ये नहीं ना कि इधर उधर से उठा के और फिर आप बोलें कि आप सिंध का कल्चर दिखा रहे हैं। वकील सफाई, अदालत में सोना मना है। आज मैं देख रहा हूँ इस कार्रवाई के दौरान पहली दफा अदलिया सहमी हुई है। नहीं, अदलिया नहीं सहमी हुई, अदलिया आज इंसाफ पे उतरी हुई है क्योंकि मैंने उन्हें वो अपनी नज़म सुना दी थी। कहते हैं आपने 10 साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया, लेकिन इल्जाम ये है कि ब्रेक आपने नहीं लिया, बस टीवी पर नहीं आ रही थी लेकिन एक्टिंग जारी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ब्रेक लिया नहीं था, ब्रेक हो गया था, लेकिन उस दौरान में मैंने काफ़ी शोज़ किए, लाइव शोज़ किए, बल्कि लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन पहली डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ मैंने शुरू की दुबई से। तो जी, तो काफ़ी काम मैंने किया, लेकिन हाँ, अदाकारी तो मैं एक्चुअली अदाकारी करते हुए भी नहीं करती। वाह, इसलिए इन्होंने जो बीच में ब्रेक आया उसमें कब्जे, भत्ते, ये मतलब इनके खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे ही है, खिलाफ आवाज उठाई है। आप थोड़ी लेंगे का शुक्रिया, हमें वकील सफाई इस नौजवानी में। नहीं, ये मैंने कहा बोल लें, जरा बात पूरी कर लें, मैंने इतना फासला नहीं था, धक्का यहाँ से दे सकती थी। मैंने कहा आपने इसके खिलाफ काम किया। आप पर इल्जाम है आपने खावंद समेत 3 बच्चे पाले। मैंने एक्चुअली एक ही बच्चा पाला है। ठीक है, बाकी तो बड़े होके ठीक हो गए। बाकी तो पल गए, मैंने तो एक्चुअली कैसर कोई पाला है बस। अच्छा, और एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि अवार्ड फंक्शंस की ना मेरे नज़दीक बस इतनी ही अहमियत है कि लोग उन्हें टीवी पे देख के खुश हो जाते हैं। मेरा अवार्ड वो है कि जो आप सब लोगों ने और मेरे लोगों ने दिया है, जो प्यार मुझे, जिसकी वजह से मैं आज अराउंड कितने साल हो गए, 90 से मैंने काम शुरू किया था, 90 से, और अभी 2023 तक मैं काम कर रही हूँ, तो वो मेरा अवार्ड है। हाँ, ऐसे जाली अवार्ड मेरे घर पे बहुत है, मैं बना सकती हूँ। आज तो जज साहब आपका फैसला कहाँ पर है आज? अदालत इस बात से मुत्तफिक है कि आर्टिस्ट का अवार्ड जो होता है, असल अवार्ड, उसका काम होता है ऐसे ही, और उसको अपने काम से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वही उसकी दाद होती है। और जहाँ तक किसी सज़ा की बात है तो अदालत फौरी तौर पर
इनको बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि अदालत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नीलम भाभी, थैंक यू सो वेरी मच। जी आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग शो मी। के आखिर में हमेशा किसी ऐसे लेजेंड का जिक्र करते हैं जिनके हम पे एहसान होते हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट से हो, चाहे वो चैरिटी से हो। आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फ्यू वर्ड्स फॉर ईदी साहब। नो वर्ड्स फॉर हिम। ईदी साहब जो कर गए, बस वो मेरे ख्याल है कोई मुश्किल ही कर पाए। अब पाकिस्तान में जितनी उनके अंदर वो एक मोहब्बत थी ना अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा एक सेटअप बना दिया है, वो तो अब मिसाल है, रहती दुनिया में हम सब के लिए मिसाल है। अगर हम में से कोई ईदी साहब का 1% भी कोई हम में आ जाए तो कराची के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, और पाकिस्तान के इलाके के, दुनिया के। और ईदी साहब की जिंदगी इस चीज का एक सबूत था कि जब आप अपनी जात से बढ़कर सेल्फलेसनेस की स्ट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो अल्लाह सुभान ताला पूरी दुनिया और कायनात के दरवाजे आपके लिए खोल देते हैं, बिकॉज आप लोगों के लिए वो कर रहे होते हैं जो कमाल होता है। आज ईदी साहब जहाँ पर भी होंगे, अल्लाह सुभान ताला उनके दर्जात और बुलंद फरमाए। पाकिस्तान को ऐसे तकरीबन सैकड़ों ईदियों की आज ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम पर, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। और आज जो फजीला भाभी ने हमारे साथ कर दिया है, अल्लाह ताला मेरे पे भी अल्लाह